केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही उनके महंगे भत्ते डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में तकरीबन 20% तक का इजाफा हो सकता है। यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं डीए को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले को लेकर। 8वें वेतन आयोग की कुछ बातें करेंगे और पुरानी पेंशन योजना हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तीनों टॉपिक ऐसे टॉपिक होने वाले हैं जो कि वाकई ही एक दिलचस्पी की तरफ हमारी ये संपूर्ण वीडियो को ले जाने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट या एक एक चीज समझ में आ सके कि अब हमारे लिए क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले चर्चा डीए को लेकर, क्योंकि हमने इस वीडियो की शुरुआत ही डीए को लेकर की। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। इस बार भी सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में घोषणा हो सकती है कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी और जुलाई में। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी संभव है उसके बारे में प्रयास करते हैं। महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाली एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आई कमी की भरपाई करना है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जिसे आप AICPI के नाम से जानते हैं। उसके आधार पर की जाती है, जो हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में केंद्र कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। अब इनसे उम्मीद है कि 3-4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये साथियों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसकी सहायता से अब लोग सरकार से दोबारा निकाली गई योजनाओं के संपूर्ण लाभ उठा पाएंगे। कि पिछले कुछ समय से आयोग के माध्यम से वेतन को लेकर इस विषय पर गहन विचार किया गया। समय से पहले वेतन की मांग सरकार द्वारा करने के लिए बताई गई। साथ ही कर्मचारियों के लिए आर्थिक परिवर्तन में सुधार लाने के लिए भी कहा गया, ताकि आगामी समय में कर्मचारियों की मांगों को भरपूर करके उन्हें वर्तमान स्थिति को सही करने में सरकार सफल रहे, ताकि कर्मचारियों और केंद्र के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की समस्या को न देखना पड़े। सूत्रों की जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी मिली है कि 1 जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग में सुचारू रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें केंद्र कर्मचारियों को देखने को मिल सकता है कि हालांकि सरकार की ओर से वर्तमान समय में इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से अभी नहीं हो पाई, जबकि आगामी समय जल्द ही इस पुष्टि के लिए सहायता प्राप्त करेगा। बताया जाता है कि कर्मचारियों को यूनियनों के माध्यम से 3.68 का फिटमेंट फैक्ट दी जाएगी। सरकार द्वारा 2.57 का फिटमेंट फैक्ट हाल ही में मांग की गई, जिससे पारित करने के लिए लगातार सरकार जागरूक है। इसमें बताया गया है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह देखने को मिलेगा, जबकि वहीं पेंशन को प्रति माह 9,000 रुपये की जाने की संभावना है। अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम निर्धारित जो समय सीमा है 1,25,000 रुपये के बीच निर्धारित की जा सकती है। यहाँ से शुरू होता है हमारा नया अध्याय, यानी कि पुरानी पेंशन योजना का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट हमारे सामने निकल कर नहीं आता जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला साबित हो। अब पहले इस चीज़ को विस्तार से जानना जरूरी है कि अब जो मेन स्थिति है पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो आखिर क्या हो रही है। नई पेंशन योजना पर सरकार के पीछे हटने के बाद एकीकृत पेंशन योजना का अनावरण और केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना शुरू की, जो पुरानी पेंशन योजना के समान है। यह सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50% देने का आश्वासन भी देती है। बात करने वाले हैं द हिंदू में छपे एक न्यूज आर्टिकल के बारे में। एनडीए सरकार ने भारत को सिविल सेवा पेंशन प्रणाली से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाए गए 21 साल पुराने सुधार को उलट दिया और नई सरकार नई एकीकृत पेंशन योजना का अनावरण करते दिखाई दी, जो वास्तव में पुरानी पेंशन योजना के समान है और सरकारी कर्मचारी को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50% देने का आश्वासन तक देते हैं। अब उनकी बातों में कहां तक सच्चाई है ये जानने का प्रयास करते हैं। अधिकारियों को मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप समय
पर महंगाई राहत में वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनकी पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभ के अलावा एक मुफ्त सेवानिवृत्ति का भुगतान आश्वासन दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की सेवा के कम से कम 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये देने की वादा किया गया। कैबिनेट का यह निर्णय पूर्व वित्त सचिव और कैबिनेट सचिव मनोनीत टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन 2023 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में किया गया, ताकि उनकी आकांक्षाओं को राज्यकोष विवेक के साथ संतुलन किया जा सके। उस समय विपक्षी दलों द्वारा शासित 5 राज्यों ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस से हटाकर पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर दिया, जिसमें वेतन के 50% पर पेंशन की गारंटी थी। एनपीएस के तहत जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ था। पेंशन भुगतान सरकार और कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान के संचित मूल से जुड़ा हुआ था। इस योगदान को पेंशन फंड विनायक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए द्वारा विनियमित फंड मैनेजरों द्वारा इक्विटी और अन्य बाजारों से जुड़ी प्रतिपूर्तियों में निवेश किया गया। श्री सोमनाथन ने मंत्रिमंडल को मंजूरी के बाद कहा कि राज्य सरकारें यूपीएस की संरचना को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओपीएस और यूपीएस के बीच कुछ मुख्य अंतर भी है कि ओपीएस देनदारियां वित्तीय पोषित नहीं है और इसमें कर्मचारियों का या नियोक्ताओं का ओर से कोई योगदान नहीं दिया जाता। यूपीएस एक अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारी वेतन का 10% हिस्सा देना होगा और सरकार अपने वेतन का 18.5% हिस्सा देगी। श्री सोमनाथन ने यह भी संकेत दिया कि कर्मचारियों का योगदान 10% की सीमा पर स्थिर रहेगा, जबकि यूपीएस वादों को पूरा करने के लिए फंडिंग आवश्यकताओं के बारे में अधिक वैमानिक आकलन के आधार पर सरकार के योगदान को अधिक या कम किया जा सकता है, जबकि एनपीएस का विकल्प बना रहेगा। 2004 के बाद में से सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को, जिनमें वे भी शामिल हैं जो तब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अधिक उदार यूपीएस में स्विच करने का अनुमान या लाभ मिल सकता है। श्री सोमनाथन ने कहा कि लगभग 99% एनपीएस सदस्यों के लिए यूपीएस में जाना फायदेमंद होगा। अलग से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभ के अलावा एक मुफ्त भुगतान का भी वादा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में जोर देते हुए कहा कि हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए समान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यद्यपि श्री मोदी ने दिन में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, लेकिन कैबिनेट के कदम पर उनकी प्रतिक्रिया मिश्रित हो गई। केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच इस बात से प्रसन्न था कि सरकार ने एनपीएस पर विचार करने की वास्तविकता आवश्यकताओं को महसूस किया और कहा कि यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन के साथ बेहतर है। हालांकि मंच ने अपनी एकमात्र मांग ओपीएस के लिए मांग जारी रखी, उसके लिए संकल्प लिया। यह दर्शाता है कि वे यूपीएस में वेतन कटौती के पक्ष में नहीं थे। केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संयुक्त परामर्श तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने द हिंदू को एक बताया कि यूपीएस का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शाम को 1 घंटे की बैठक की कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय का आश्वासन भी दिया, जिनके जेसीएम सहयोगी अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह हमारे आंदोलन का नतीजा है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। यूपीएस को गैर योगदानकारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पूर्ण भाव का आकलन करने के लिए वास्तविक अधिसूचना का इंतजार करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जिन कांग्रेस शासित राज्यों ने ओपीएस पर वापसी की घोषणा की थी, उन्हें अभी तक इसे लागू करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने अच्छी तरह से परामर्श के बाद एक परिणाम सुनिश्चित किया और अंतर पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करेगा।
साथियों, जो बातें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ने का कारण होगा। लगातार हम आपसे इसी चीज़ को लेकर चर्चाएं करते रहते हैं कि पुरानी पेंशन हम योजना किस प्रकार लागू कर पाएंगे। तीनों पॉइंट मैंने आपको इस प्रकार के बताए जो कि कहीं ना कहीं कर्मचारी के लिए बेनिफिट वाले साबित होंगे। अब साथियों, ये छोटी सी वीडियो, इसका निष्कर्ष क्या निकला आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी आशा के साथ कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही राजनीतिक और विश्लेषण मुद्दों के साथ। पुरानी पेंशन योजना के लिए हम हमेशा से आवाज़ उठाते हैं और हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। चलिए साथी, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।